हेलो एवरीवन। आइए अब बात करते हैं हम कुछ और प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में, उनकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं और उनकी प्रोसेसिंग किस तरह होती है उसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी पहली क्रॉप से। तो हमारी पहली क्रॉप है टी यानी कि चाय, हम सबकी फेवरेट। बोटानिकली इट इज नोन एज कैमेलिया साइनेंसिस। इट बिलोंग्स टू द फैमिली थिएसी। इसका ओरिजिन साउथ वेस्ट चाइना में है। इट इज अ बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्या होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं जिनसे कोई पीने वाली चीज बनती है। बेवरेज फर्मेंटेड बेवरेज हो सकते हैं और नॉन फर्मेंटेड हो सकते हैं, और चाय आपका एक तरह का नॉन फर्मेंटेड बेवरेज है जिसमें कोई भी आपका अल्कोहलिक कंटेंट नहीं होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट टी ड्रिंकिंग नेशन, और इसको हम अगर कहें तो नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। पर कैपिटा मैक्सिमम टी इज कंज्यूम्ड इन टर्की। टी इज ऑल्सो अ स्टेट ड्रिंक ऑफ असम। Russia is the largest importer of tea, followed by UK, USA and Pakistan. दार्जिलिंग टी और असम टी जो है उनको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई इज द जियोग्राफिकल इंडिकेटर, और ये जीआई टैग इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में होने वाली वो क्रॉप की क्वालिटी जो है वो बेस्ट होती है। जैसे असम में जो चाय की क्वालिटी आती है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है दार्जिलिंग में प्रोड्यूस होने वाली टी से, इसीलिए ऐसी जगहों को जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया जाता है। तो असम में प्रोड्यूस होने वाली जो चाय है वो किसी भी एरिया में बिकेगी तो दैट कैन बी सोल्ड एज असम टी। Plant is evergreen and two variants are cultivated, that is Camellia sinensis variant sinensis and Camellia sinensis variant assamica. China is the largest producer, followed by India and Kenya. टी रिसर्च आपका इंस्टीट्यूट है TRI के नाम से, ये टोकलाई असम में है, और आपका इंडिया में इंडियन टी एसोसिएशन भी है जो कि 1900 ईयर में स्टैब्लिश हुआ, और ये उन लोगों को देखने के लिए और एक साथ लाने के लिए था जो कि टी प्रोड्यूसर और टी प्रोसेसर्स थे। देन टी बोर्ड का सेटअप हुआ, टी एक्ट बनाया गया 1953 में, और उसके अंदर टी बोर्ड ऑफ इंडिया वो एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1954, और ये भी जो है फर्दर जो टी एसोसिएशन है और टी प्लांटर्स को एक साथ लाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट और उसकी प्राइसिंग को साथ में डील करने के लिए ये बोर्ड सेटअप हुआ। तो जो भी कमर्शियल वैल्यू की जो कमोडिटीज़ हैं जो कि अच्छा अर्निंग देती हैं, उनकी इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छी है, उनके लिए सेपरेट बोर्ड्स बनाए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोकोनट बोर्ड बनाया गया है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, हमारा सिल्क बोर्ड है, देन हमारा कॉफ़ी बोर्ड भी है, इस तरीके से हमारा टी बोर्ड है। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ के लिए ये बोर्ड बनाए गए हैं। रबर बोर्ड भी है हमारा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑर्चर्ड क्रॉप्स में आपके इस तरीके के बोर्ड नहीं हैं क्योंकि इनकी इतनी कमर्शियल डीलिंग नहीं है, लेकिन दीज क्रॉप्स आर स्पेसिफिकली ग्रोन फॉर मनी ओनली, और कोई आप इसको स्टोर करके, आप रबर को अपने घर पे स्टोर करके आप कुछ नहीं यूज़ में ला सकते हो, या बहुत सारी चाय पत्ती अपने घर में स्टोर करके आप कुछ नहीं ला सकते हो। इसीलिए जो है इनके एक जगह से दूसरी जगह इनको आराम से बेचा जा सके और इनके प्राइस रेगुलेट किए जा सके, तो ये बोर्ड बनाए जाते हैं। अब एक एसोसिएशन है यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया, जिसको उपासी के नाम से जाना जाता है। उपासी ने कई वैरायटीज़ को डेवलप किया है जो कि उपासी के सिलेक्शन नंबर और उनके दिए हुए कॉमन नेम से पॉपुलर हैं। जैसे आपका उपासी 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 24, 25, 16 एंड 27, इस तरह की वेराइटीज़ हैं। एंड देन 28 ऑल्सो, और इनको कॉमन नेम्स भी दिए गए हैं। जैसे एवरग्रीन दिया है उपासी 1 को, जयराम दिया है उपासी 2 को, सुंदरम, ब्रूकलैंड्स, गोलकोंडा, एथरे, पेंडियन, सिंगारा, स्प्रिंगफील्ड और स्वर्णा, ये इनको कॉमन नेम्स भी दिए गए हैं। और ये वैरायटीज़ जो हैं वो टी ग्रोइंग रीजन में अलग अलग जगह के लिए क्लाइमेटली सूटेबल होती हैं, और कुछ इनमें से हार्डी हैं, कुछ इनमें से हाई यील्डिंग है और अच्छी क्वालिटी का कोई प्रोड्यूस भी देती हैं।
यूजुअली इंडिया में 3 तरह की चाय जो है प्रोड्यूस की जाती है। एक असम टी के नाम से जानी जाती है, एक दार्जिलिंग टी के नाम से, एक नीलगिरी टी के नाम से। और जो आपको ये वैरायटीज़ मैंने बताई, ये आपकी इन जगहों पर बहुत आसानी से ग्रो होती हैं। और दूसरी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, वो आपका BSS 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज़ है। एंड ये जो आपकी वैरायटीज़ हैं वो प्रॉपर, जैसे वैरायटी रिलीज़ कमेटी होती है किसी भी क्रॉप को वैरायटी रिलीज़ करने के लिए, उसी तरीके से जो है ये वैरायटीज़ भी रिलीज़ होती हैं। देन उपासी वाली सीरीज़ के अलावा भी जो आपका टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है TRI, उन्होंने भी इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ जो है वो रिलीज़ करी हैं। एंड देन तमिलनाडु से आपकी जो है वैरायटी रिलीज्ड है, और लक्सी वाइट टी, अंजी वाइट टी, ये इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। देन प्रोपिगेशन इसका कैसे होता है? तो प्रोपिगेशन इसका स्टेम कटिंग से होता है। एज आप जानते हैं कि ये एवरग्रीन क्रॉप है, बुशी इसका जो है प्लांट होता है। तो जब भी इसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग की जाती है, उस समय पे जो है उन कटिंग्स को फर्दर प्रोपिगेशन के लिए यूज़ कर लिया जाता है। एंड दिस कटिंग्स आर टेकन ऑन अप्रैल, मई एंड अगस्त, सितंबर। सेमी हार्डवुड कटिंग ली जाती हैं, जिसमें कम से कम एक लीफ हो, एक इंटरनोड हो, और बॉटम में जो है स्लांटिंग कर दिया जाता है। जैसे आपकी ये इंटरनोड और यहाँ पर एक लीफ, और यहाँ बॉटम में जो है स्लांट कर दिया जाता है। ये पहचान के लिए भी दिया जाता है, और साथ साथ में ये क्या काम करता है कि ये रूटिंग के लिए जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाता है। देन जब रूटिंग हो जाती है प्रॉपरली, तो कटिंग को हार्डनिंग में भेजा जाता है, और हार्डनिंग के बाद में सिंगल हेज या डबल हेज प्लांटिंग सिस्टम में इसको प्लांट कर दिया जाता है ड्यूरिंग मई, जून और सितंबर, अक्टूबर। ट्रेनिंग जो है इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग, क्योंकि ये पूरा बुशी नेचर का है, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का, वो इसकी टिप्स ही हैं। तो जो नई पत्तियां निकलती हैं, तो उसके लिए जो है वेजिटेटिव शूट्स का रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लगातार जो है नए शूट्स निकलते रहें। तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती हैं वो है सेंटरिंग, टिपिंग, जो कि अप्रैल, मई और अगस्त, सितंबर में की जाती है। और जो टाइप्स ऑफ प्रूनिंग है उसमें रेजुविनेशन प्रूनिंग आती है, जिसमें पुराने प्लांट को जो है नई ब्रांच जो प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया जाता है। देन हार्ड प्रूनिंग है, जिसमें थिनिंग होती है पूरी बुश की। मीडियम प्रूनिंग है, लाइट प्रूनिंग है, एंड देन द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग इज नोन एज स्किपिंग। ये है आपकी लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि स्किफिंग किस क्रॉप में होती है, तो यू शुड नो दैट कि स्किफिंग जो है वो टी में होती है। द लीव्स आर हार्वेस्टेड एट बंजी स्टेज। जो बंजी स्टेज है वो कौन सी है? इसमें 2 लीफ और 1 बड। तो आपका जैसे अगर ये शूट है, यहाँ पर ये पत्तियां हैं और पत्तियां हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी बड है, तो ये वाला पार्ट जो है वो हार्वेस्ट होगा। दिस इज कॉल्ड बंजी और जनम, और इसको तोड़ने को बोलते हैं जनम प्लकिंग। जो टी हार्वेस्टिंग है, दैट प्रोसेस इज नोन एज जनम प्लकिंग। देयर इज अ रश पीरियड एंड द लीन पीरियड। ऑब्वियसली रश पीरियड जहाँ पर ज़्यादा हार्वेस्टिंग होगी, लीन पीरियड जहाँ कम हार्वेस्टिंग होगी। इंपॉर्टेंट पेस्ट जो है वो है टी मॉस्किटो बग, एंड देन रेड स्पाइडर माइट, स्कारलेट माइट, ट्रिप्स एंड एफिड्स। डिजीजेस में एक डिजीज इंपॉर्टेंट है जो है आपकी ब्लिस्टर ब्लाइट, लीव्स को अफेक्ट करती है। और टी 10 tons per hectare green leaves can be harvested from this tea plantation of a hectare area. Now the major steps which are followed while processing of tea, they are the plucking, पहले पत्तों को तोड़ लिया जाता है, then withering और wilting, इन पत्तों को सुखाया जाता है, इनका moisture content reduce किया जाता है, then disruption of और leaf maceration, फिर उन पत्तों को जो है तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, then oxidation, oxidation में फिर इसका कलर डेवलपमेंट होता है, क्लोरोफिल को जो है वो डिग्रेड होने दिया जाता है, और यहाँ ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ही जो एक्चुअल टी कलर है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। देन फिक्सेशन और किल ग्रीन, कि वो जहाँ पर आपका जो क्लोरोफिल है वो डिग्रेड हो रहा है और कहाँ तक आपको ऑक्सीडेशन करना है, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को वहाँ पे रोक देना, इस फिक्सेशन और किल ग्रीन। देन स्वेल्टरिंग और येलोइंग,
फिर उसके बाद में जब येलो टी अगर बनानी है तो येलो टी बनाने के लिए जो है लीव्स की येलोइंग की जाती है। इसमें कोई कलरिंग नहीं हो रही है, लेकिन जब क्लोरोफिल आपका डिग्रेड हो जाता है तो ऑब्वियसली जो है लीव्स आपकी येलो कलर की हो जाती हैं। देन रोलिंग एंड शेपिंग, तो आप देखते हैं कि चाय में दो तरह की पत्तियां होती हैं, एक तो गोल गोल होती हैं और एक जो है वो लंबी वाली पत्तियां होती हैं। तो गोल वाली जो आपकी चाय है उसमें पत्तियों को रोल किया जाता है, तो ये मशीन्स के थ्रू रोलिंग की जाती है, एंड देन ड्राइंग, देन एजिंग, देन क्यूरिंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स which are involved in processing of tea. Oxidation sometimes referred as fermentation. Chlorophyll is broken here, and for light oolong teas this may be anywhere from 5 to 40% ऑक्सीडेशन, और अगर डार्कर ओलोंग टीज हम बना रहे हैं तो 60 to 70% जो है ऑक्सीडेशन करना होगा। एंड देन अगर ब्लैक टी जो कि नॉर्मली इंडिया में कंज्यूम की जाती है वो बना रहे हैं तो 100% आपको ऑक्सीडेशन करना होगा। देन दिस ब्लैक टी जो है वो क्रश टियर कर्ल CTC मेथड से बनाई जाती है, जिसमें डिसरप्शन मैसरेशन होता है लीव्स का, टीयर किया जाता है उनको, एंड देन दे आर अगेन रोल्ड और कर्ल्ड इनटू अ बॉल साइज ऑफ शेप, और उसके बाद में इनको पैक किया जाता है। सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रोसीजर ऑफ मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विदरिंग जो है वो वाइट टी में नहीं होती, वाइट टी जिसके अंदर कलर नहीं होता लेकिन आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एल्केलॉइड्स होते हैं, वहाँ पर सिर्फ स्टीमिंग और ड्राइंग होती है। जबकि विदरिंग जो है वो ग्रीन टी, ओलोंग टी और ब्लैक टी, इन तीनों में जो है वो विदरिंग होती है। और आप देख रहे हैं कि फुल फर्मेंटेशन के साथ में जो है ब्लैक टी बनाई जाती है। चाय पीने के बाद में जो एक्टिवनेस होती है वो एक्टिवनेस आती है कैफीन की वजह से, और ये जो कैफीन है वो टी के ड्राई वेट का 3% तक होता है। टी ऑल्सो कंटेन्स सम अमाउंट्स ऑफ थियोब्रोमिन जो कि कोकोआ में पाया जाता है, और थियोफाइलिन, एंड विच आर स्टिमुलेंट्स एंड ज़ैंथीन्स सिमिलर टू कैफीन। The astringency in tea can be attributed to the presence of polyphenols, and these are the most abundant compound in tea leaves, making up 30 to 40% of their composition. अगली क्रॉप है हमारी रबर। रबर जो रबर की चीज़ें बनती हैं जैसे टायर है, या फिर हमारी डेली लाइफ में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो रबर से बनती हैं। हम पेंसिल से लिखकर जिसे मिटाते हैं वो भी रबर है, हमारी गैस में जो ट्यूब लगी होती है वो भी रबर है, और हम बालों में जो लगाते हैं रबर बैंड वो भी आपका रबर से बनता है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं जो रबर से बनती हैं। दैट मेक्स द रबर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। दिस रबर इज botanically known as Hevea brasiliensis. It belongs to the family Euphorbiaceae. It has the origin from Amazon basin. So this plant is also known as para rubber. Para rubber इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्राज़ीलियन पोर्ट ऑफ पैरा जो है वहाँ से ज़्यादा कल्टीवेट होना स्टार्ट हुआ था, और वहाँ से इसको फिर कमर्शियली आगे बढ़ाया गया। इट इज़ अ क्विक ग्रोइंग फेयरली स्टर्डी पेरिनियल ट्री ऑफ अ हाइट ऑफ 25 to 30 meters, तो अच्छी खासी हाइट इसकी जाती है। एंड द रबर ट्री may live for 100 years or even more, but its economic life period in plantation on general consideration is only 32 years, and 7 year of immature phase होते हैं जिसमें जब इसमें टैपिंग नहीं हो सकती, कोई लेटेक्स नहीं निकाला जा सकता, एंड 25 years of productive phase। तो ट्री जिंदा रह सकता है लेकिन लेटेस्ट प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाता है 32 साल के आसपास में। कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ रबर वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1902, and rubber cultivation in India has been traditionally confined to the hinterlands of the southwest coast, mainly in Kanyakumari district of Tamil Nadu और Kerala state में जो है इसको ग्रो किया जाता है। and these regions which are prone to heavy winds, इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे क्या है लेटेक्स ड्राई हो जाता है। जब कट लगाया जाता है तो अगर हवा ज़्यादा तेज चलती होगी तो इस एरिया में ड्राइंग की प्रॉब्लम आ सकती है। Important varieties they have released from different institutes. These are there: PJIR1, PB varieties are there, PB86, BD5 and BD series is there. Then PR17, GT1, RRII105, RRIM.
600 और ऐसी आपकी ये सभी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जिन्हें कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है. Then there is one institute which is known as Rubber Research Institute of India, which is popularly known as RRII. It is situated in Kottayam, Kerala. रबर बोर्ड भी है, जैसा हमने पिछली साइज में डिस्कस किया कि रबर बोर्ड भी बनाया गया है, और ये रबर बोर्ड जो है बना था रबर एक्ट के अंडर, जो कि 1947 में पास हुआ था. और इसका काम भी यही है, रबर इंडस्ट्री के लिए काम करना और इसको कमर्शियल बनाए रखना, इस के प्रोड्यूस को. इसका हेड ऑफिस जो है कोट्टायम केरला में है. इट इज़ प्रोपिगेटेड बाय ग्रीन बडिंग, जहाँ पे 2 to 8 months ओल्ड वुड स्टॉक पे बडिंग की जाती है, और एक होती है ब्राउन बडिंग जिसमें 10 months ओल्ड रूट स्टॉक पे बडिंग की जाती है. तो एज के ऊपर इनका नाम रखा गया है, ग्रीन बडिंग और ब्राउन बडिंग. सो बेसिकली रबर इज प्रोपिगेटेड थ्रू बडिंग. देन क्राउन बडिंग इज ऑल्सो डन. प्लांटिंग जो है इसकी जून जुलाई के टाइम पे होती है. अब आ जाते हैं इसके सीधे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि इसका लेटेक्स. जो रबर बनाया जाता है वो एक्चुअली लेटेक्स का प्रोसेस फॉर्म होता है, एंड दिस इज अ मिल्की वाइट डिस्पर्शन ऑफ रबर इन वाटर, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 0.97 to 0.98, एंड विच इज हार्वेस्टेड बाय टैपिंग प्रोसेस. सो टैपिंग जो है वो यहाँ इसकी हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ है. 2 to 3 hours after tapping, the latex collected in the cup is transferred to a clean bucket, and about 70 to 80% of the crop from a rubber plantation is in the form of latex. The latex which gets solidified in the tapping panel, इसको बोलते हैं tree lace, and the collected cups, जिसको बोलते हैं cup lump, also form the part of crop and are collected by the tapper in a basket just prior to tapping. The latex split and or overflow to the ground, जो कि जो कलेक्टर है उससे बाहर निकल जाता है और नीचे गिर जाता है, उसको बोलते हैं earth scrap, which gets dried up, is also collected as scrap once in a month. These are collectively called field coagulum. Latex and field coagulum are highly susceptible to bacterial action, and therefore it is essential to process these into forms that will allow safe storage and marketing. तो इसीलिए इसकी प्रोसेसिंग भी ज़रूरी है. जो ये latex है, it can be processed into many forms. These forms are preserved field latex, hand latex, concentrate के उसमें शीट रबर बना सकते हैं, ब्लॉक रबर्स बना सकते हैं, क्रेप रबर बना सकते हैं. और ये जो latex होता है इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो 30 to 40% इसमें latex है, जो कि रबर एक्चुअली बनाता है, और 1 to 2% पार्ट रेजिन्स का है, 1 to 1.5% शुगर्स फॉर्म करती हैं इसका पार्ट, एंड देन 2 to 2.5% प्रोटीन है, एंड रिमेनिंग इज एश एंड वाटर. Now, how this field latex, which has been tapped from the trees, is preserved. The field latex is preserved using suitable preservatives for long-term storage. The processing of preserved field latex consists essentially of adding the preservative using ammonia minimum 1% to the sieved latex, and then bulking, settling, blending and packaging. The field latex can also be preserved with low ammonia zinc oxide system. The latex coagulated in suitable containers into thin slabs of coagulum and sheeted through a set of smooth rollers followed by grooved sets and dried to obtain a sheath rubber. यानी कि इसको जो लेटेक्स है उसको ड्राई करके और फिर उसको रोलर्स के बीच में से निकाल के शीट रबर बनाई जाती है. Then depending upon the drying method, sheath rubbers are classified into two. One is ribbed smoke sheets और एक होती है air dried sheets, जो कि पेल अंबर अनस्मोक्ड शीट होती हैं. And it is the simplest method of processing latex into marketable form. Now this tapping process, tapping is the process of controlled wounding. This is the knife you can see here. This knife is known as Mishi Golage knife.
और ये पर्टिकुलर नाइफ है जो कि टैपिंग के टाइम पे यूज़ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में इस नाइफ को यूज़ किया जा रहा है। और ये एक एक कहते हैं ना कि हमें एक सर्टन मिलीमीटर की ही जो है चिप निकालनी है वुड की, वो बिल्कुल सेट चिप निकालता है और उतनी ही गहराई तक कट करता है जितना कि ज़रूरी है। टैपिंग कट जो है वो 1 mm डेप्थ से भी कम कट होता है, जो कि कैम्बियम के बिल्कुल पास में हो, और इसका एंगल जो है वो 25 to 30 डिग्री होता है। जो मेजर प्रोटीन जो कि 2 to 2.5% होता है इस लेटेक्स में, उसका नाम होता है हेवीन। 5% ईथरल एप्लीकेशन जो है वो इस लेटेक्स के यील्ड को बढ़ा सकती है। और कभी कभी क्या है, ये जो टैपिंग पैनल है जहाँ पर ये टैप किया गया है ये ड्राई हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्राउन ब्लास्ट। एक सीडलिंग प्लांट जो है उसको 300 to 400 kg पर हेक्टेयर यील्ड देता है लेटेक्स का। एंड बडेड ट्रीज जो होते हैं, जो ग्रीन बडिंग या ब्राउन बडिंग से प्रोपेगेट होते हैं, वो देते हैं 800 to 1000 kg पर हेक्टेयर लेटेक्स। देन देयर इज अ प्रोसेस नोन एज वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग नेचुरल रबर इनटू मोर ड्यूरेबल मटेरियल्स बाय एडिंग सल्फर और अदर इक्विवेलेंट क्यूरेटिव्स और एक्सेलरेटर्स। तो जो ब्लॉक रबर्स बनते हैं या फिर जो आपके क्रेप रबर्स बनते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल फॉर्म है, तो उन फॉर्म में बदलने की प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन। थैंक यू।